important items oblique adjustments in preparing financial statement of NPO। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बस अब यही बातें हैं जो मुझे आपके साथ कुछ 9-10 पॉइंट डिस्कस करने हैं। आपको ये समझ आ गए तो देन हम फुल फ्लैश क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसलिए इन आइटम्स को हम विद एग्जांपल बहुत आराम से धीरे धीरे हम समझेंगे। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स की और ऐसी इंपॉर्टेंट आइटम्स की कैलकुलेशन जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई जाती है। वेदर आप उन्हें रिसिट एंड पेमेंट में दिखाओगे, वेदर आप उन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे, और एज वेल एज आप उसे एनपीओ की बैलेंस शीट में दिखाओगे। मैं हर तरह के आइटम्स जहां पर कुछ एडजस्टमेंट बनते हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। लिखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सबसे पहले मैं आपके साथ जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। लिखें पॉइंट नंबर 1, revenue expenditures are those expenditures are those expenditures, comma, the benefit of which expire, the benefit of which expire within the accounting period। लीजिएगा, पहले तो मैंने इसकी बेसिक डेफिनेशन ली। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपायर हो जाए, यानी करंट ईयर में आपने वो खर्चा किया और उस खर्चे का जो बेनिफिट है वो भी आपको उसी पर्टिकुलर करंट ईयर में मिल गया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सैलरी की मैं बात करूं या मैं रेंट की बात करूं, मैंने एक प्रीमाइसेस ले रखा है, मैंने उसका रेंट दिया 1 साल का, तो मैंने 1 साल उससे उसका बेनिफिट ले लिया। अब अगर मुझे अगले साल उसका बेनिफिट लेना है तो
अगले साल मुझे फिर रेंट देना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने का मतलब है जिस ईयर में मैंने खर्चा किया उसी ईयर में मुझे बेनिफिट मिल गया, उन सभी खर्चों को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। लिखें पॉइंट नंबर 2 डाल के। Some examples: rent paid, salary paid, इंश्योरेंस पेड। ठीक है, और भी हो सकते हैं, मैंने तो जस्ट कुछ एग्जांपल लिए हैं। हमने रेंट का खर्चा किया, हमने सैलरी का खर्चा किया, हमने इंश्योरेंस का खर्चा किया। लीजिए, टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर to find out value of expenditure, we should prepare एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मुझे एक्सपेंडिचर अकाउंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे अगर क्वेश्चन में सैलरी का डेटा दिया हुआ है तो सैलरी अकाउंट बना दूंगा, रेंट का डेटा दिया हुआ है तो रेंट का अकाउंट बना दूंगा, अगर इंश्योरेंस का डेटा दिया हुआ है तो मैं इंश्योरेंस का अकाउंट बना दूंगा। तो लीजिए, अब अगर मैं आपसे बात करूं, एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर ये सैलरी का खर्चा होगा तो मैं सैलरी का अकाउंट बना दूंगा, रेंट का होगा तो मैं रेंट अकाउंट बना दूंगा। तो अभी मैं बना रहा हूं एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसका जरा डेटा देखिएगा कैसे कैसे होता है। देखिएगा, इन केस अगर मुझे ये दिया हुआ है कि उस एक्सपेंडिचर का कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग चल रहा है, अब बहुत ध्यान से समझना। देखिएगा, अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो इट विल क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए मुझे रेंट पे करना बाकी है, तो अगर कोई भी खर्चा जो मुझे करना था बट अभी आउटस्टैंडिंग है तो मैं उसे अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर लूंगा। तो अगर मान लीजिए मुझे एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनना, अगर मुझे एक्सपेंडिचर के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं ड्यू के, तो वो मेरी लाइबिलिटी बनेगा। तो लीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्योंकि अगर वो मेरी लाइबिलिटी है तो उसका बाय बैलेंस होगा। बस आपको केवल ये समझना है कि मैं जिसका भी अकाउंट बना रहा हूं उसका नेचर क्या है। और ये चीज मेरे हिसाब से आपको 11th क्लास से पता है, लाइबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस आता है, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस आता है। और अगर आप जो अकाउंट बना रहे हैं वो असेट का नेचर रखता है तो असेट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है और असेट का क्लोजिंग बैलेंस बाय।
अगर आपको ये रूल याद है तो आपको ये चैप्टर में कहीं किसी वर्किंग में दिक्कत नहीं आएगी। बताइए क्या ये रूल याद है? मैं अगेन वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी अकाउंट असेट का नेचर रखता है तो असेट के नेचर के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस आता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और अगर कोई भी अकाउंट लाइबिलिटी का नेचर रखता है तो लाइबिलिटी में ओपनिंग बैलेंस तो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो लीजिए मैंने इसका लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ये लीजिए। आइए, अगर मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में लाइबिलिटी के साथ साथ उसके एडवांस की इंफॉर्मेशन भी है, यानी प्रीपेड, आपने कोई खर्चा प्रीपेड कर दिया, जैसे मान लो सैलरी है, कुछ सैलरी हो सकता है आउटस्टैंडिंग हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉय को आपने एडवांस में सैलरी दे दी हो। तो अगर आपको एडवांस सैलरी दी हुई है तो वो प्रीपेड बना, तो प्रीपेड आपकी असेट होता है। लीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपके पास आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड, ये लीजिए। अब मेरे पास दो बातें आती हैं, एक इस साल मैंने जो खर्चा किया, और एक जो पैसा मेरे पीएनडल अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो देखिए अगर आप एक्सपेंडिचर पे करते हो तो बताओ क्या एंट्री डालोगे? एक्सपेंडिचर का पेमेंट करने की एंट्री बनती है एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मैं इमीडिएटली एंट्री डाल दूंगा एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश। एक्सपेंसेस पेड, तो लीजिए अब इस अकाउंट में एज अ बैलेंसिंग फिगर मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या वैल्यू जाएगी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, क्योंकि करंट ईयर का खर्चा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, और वो मैंने निकाल लिया एज अ बैलेंसिंग फिगर। अब ये भी पॉसिबल है कि आपको क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट दे दे तो आपसे रिसिट एंड पेमेंट का अमाउंट मांग ले, तो रिसिट एंड पेमेंट का मांगने का मतलब है टू बैंक या कैश। आप समझ रहे हैं ये जो टू बैंक या कैश लिखा, ये ही रिसीट्स एंड पेमेंट है जो जाएगा।
तो ये लीजिए, पहले एडजस्टमेंट के तहत आपसे किसी भी प्रकार के रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट मांगा जा सकता है। तो जिसका भी ट्रीटमेंट मांगा जाएगा मैं इमीडिएटली उसका अकाउंट बना लूंगा और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा। एग्जाम्पल, 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021। आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 और 6,000। एडवांस सैलरी 8,000 और 10,000। सैलरी एडवांस दी गई है बिगिनिंग में और एज वेल एज एट द एंड। ड्यूरिंग द ईयर 2020 2021, सैलरी पेड ₹80,000। आपको ये दिया हुआ है, जो करंट ईयर है हमारा 2021, उसके दौरान हमें 80,000 रुपए की सैलरी पे करनी है। कैलकुलेट अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये लीजिए, लिख लीजिए एक बार इसको, 1 मिनट। हाँ जी, लिख लिया सबने? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर सैलरी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो हम सैलरी का अकाउंट बना लेंगे। सॉल्यूशन, सैलरी अकाउंट। सबसे पहले हमें ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है। तो अगर आउटस्टैंडिंग का डेटा दिया हुआ है तो वो हमारी लाइबिलिटी बनेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000, और टू बैलेंस कैरिड डाउन 6,000। बताइए, क्लियर? बिल्कुल। सबसे पहले मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी जो मुझे दे रखी है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने शो कर दिया। अब मुझे एडवांस सैलरी का भी बैलेंसेस दिए हुए हैं, यानी प्रीपेड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000,
और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। बताइए, क्लियर बिल्कुल। सैलरी का हमने जो भी आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग था और एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग था दोनों शो कर दिए। अब मुझे सैलरी पेड की इंफॉर्मेशन दी हुई है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट मांगा है टू बैंक 80,000। लीजिए, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर निकालिए, कितना आ गया? 80। तो लीजिए, ये मेरी सैलरी अकाउंट बन गया। और अब इससे मुझे अपना सारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा है वो मिल गया। आप ध्यान से देखो, जितने भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और कैश का जो अमाउंट है वो आपका रिसिट एंड पेमेंट में चला जाएगा। तो अगर मैं इनके अकाउंट बना लेता हूं तो मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में पूरी हेल्प मिलेगी। बताइए, क्या पहला वर्किंग बिल्कुल क्लियर है? फर्स्ट एडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी है तो सैलरी का अलग अकाउंट, रेंट है तो रेंट का अकाउंट, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का अकाउंट। आपको जितने भी एक्सपेंसेस के रेस्पेक्ट में डेटा दिया हुआ है हम सबका सेपरेट सेपरेट क्या बना लेंगे, अकाउंट बना लेंगे। बताइए, कोई बात पूछनी है या क्लियर है ये फर्स्ट वर्किंग? बिल्कुल क्लियर करते चलना, एक एक आइटम को क्लियर करना। क्लियर है? चलिए, एडजस्टमेंट नंबर 2 पर आते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स। सबसे फर्स्ट जो हमने अकाउंट बनाना सीखा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स, लिखें। रेवेन्यू रिसीट्स includes receipts which are related to normal activities of NPO। यानी रेगुलर बेसिस पर जो रिसीट्स आपको मिलेंगी, आपकी नॉर्मल जो एनपीओ की एक्टिविटीज हैं उनको कंडक्ट करने के दौरान आपको जो भी रिसीट्स मिलेंगी वो रिसीट्स आपकी रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएंगी। रिकरिंग नेचर,
रिकरिंग नेचर रिसीट्स, रिकरिंग नेचर, फ्रीक्वेंट नेचर, एनुअल नेचर, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। सम एग्जांपल्स, जैसे आपके पास आ गया रेंट रिसीट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन इनकम। ये कुछ ऐसी रिसीट्स हैं जो आपकी रेवेन्यू नेचर की है। सब्सक्रिप्शन को मैं लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी हम यहाँ सब्सक्रिप्शन के अलावा अगर कोई रेवेन्यू नेचर की है, हालांकि अकाउंट का उसी तरह से बनेगा, तो हम रेवेन्यू का अकाउंट कैसे बनाएंगे देखिएगा। प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू रिसीट अकाउंट, इसकी वैल्यू को ढूंढने के लिए हमें रेवेन्यू रिसीट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। आइए रेवेन्यू अकाउंट पर बात करते हैं। देखिएगा, रेवेन्यू भी दो तरह से रख सकते हैं। एक आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू यानी ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, और एक रिसीव्ड इन एडवांस। कोई रेवेन्यू जो मुझे एडवांस में मिल गई है, बताइए, जो रेवेन्यू आपको एडवांस में मिल गई वो आपकी लाइबिलिटी है या असेट है? जो रेवेन्यू आपको एडवांस में मिल गई वो आपकी लाइबिलिटी है या असेट है? लाइबिलिटी, क्योंकि मैंने अभी तक उस काम को परफॉर्म नहीं किया बट पैसा मुझे मिल गया, तो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया। तो ऐसी रेवेन्यू जो रिसीव्ड इन एडवांस है वो मेरी लाइबिलिटी बनेगा। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं लाइबिलिटी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, तो लिख दीजिए। आइए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस, और टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस। ये लीजिए। अब इसी तरह से अगर आपको कोई भी इनकम आउटस्टैंडिंग दे रखी है, यानी आपने वर्क परफॉर्म कर दिया, इनकम ड्यू हो गई बट नॉट येट रिसीव्ड, तो वो हमारी असेट बनता है। टू टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनकम ड्यू, से एक्रूड इनकम भी बोला जाता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब यहां पर भी दो ही चीजें होंगी, एक आपको जितनी इनकम कैश में मिली और एक जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। तो बताओ, अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव हो रही है तो आप एंट्री क्या डालोगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, तो रेवेन्यू अकाउंट में आ गया बाय बैंक पब्लिक कैश। अमाउंट रिसीव्ड, बोलो क्लियर है? बाय बैंक और कैश, उसमें हमारे पास आ गया अमाउंट रिसीव्ड। तो अब यहां आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज अ बैलेंसिंग फिगर वैल्यू। यानी करंट ईयर में रेवेन्यू नेचर की जो इनकम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस वैल्यू पर जाएगी, तो वो हमारे पास क्या आ गया? रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। कॉस्टिंग की पूरी लिखी ऐसे नहीं, आपको मैसेज क्यों मिलता है? तो बताइए, क्लियर है बिल्कुल कि अगर आपको कोई भी इनकम दी हुई है, कोई भी रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स आपको दी हुई है, तो आपको उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? उसका अकाउंट प्रिपेयर करना है। इस तरह से आपका अकाउंट बनेगा। अगर रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है तो वो लाइबिलिटी नेचर हो गया, तो लाइबिलिटी अकाउंट। और अगर एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम या ड्यू बट नॉट रिसीव्ड दे रखा है तो वो आपका असेट का नेचर हो गया। और इससे हम एज अ बैलेंसिंग फिगर ये निकाल लेंगे कि हमारी कितनी इनकम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिफ्लेक्ट होगी। तो बताइए, ये दोनों एडजस्टमेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हैं? एक हमने पढ़ लिया आज रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को लेकर के अकाउंट कैसे बनेगा, और दूसरा जो हमने एडजस्टमेंट पढ़ा वो पढ़ा इनकम को लेकर। बताओ कृष्णा, प्रद्युमन, कोई डाउट यहां तक में इन दो वर्किंग नोट में? तो मुझे आप बताएं। चलिए क्लियर है। कल हम इसके और एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे आगे। बस ये एडजस्टमेंट अगर आपको समझ आ गए तो आप ये मान लो चैप्टर आपका कंप्लीट है बस।